हमास प्रमुख याह्या सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करवाया था, वो 17 अक्टूबर को मारा गया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इसके बाद पूरे मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। 61 साल के याह्या सिनवार ने गाजा लौटने और इसके शीर्ष नेता के रूप में उभरने से पहले इजराइल की जेलों में 2 दशक बिताए थे। इजरायली सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मारा गया याह्या सिनवार। आपको बता दें, पहले इजरायली सेना ने उसके मारे जाने की संभावना जताई थी, लेकिन ठोस रूप में कुछ कह पाने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद सिनवार जैसे दिखने वाले शख्स के शव की सही पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसकी जब जानकारी मिली तो उन्होंने भी नेतन्याहू को बधाई दी। हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के बाद से अब ये सवाल उठ रहा है, गाजा युद्ध के दौरान अब कमान कौन संभालेगा, यानी अब कौन होगा हमास का चीफ। इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम चर्चाओं में है। इस खबर में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अब याह्या सिनवार के बाद हमास का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या कुछ बातें कही जा रही हैं और कौन से होंगे वो व्यक्ति जिन्हें मिल सकती है हमास की कमान। सबसे पहला नाम है महमूद अल जहर का। हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है महमूद अल जहर। याह्या सिनवार को एक सफल व्यक्ति बनाने में ये सबसे आगे रहा। अल जहर अपने कट्टर रुख के लिए जाना जाता है। यहां तक कि हमास के मानकों के मुताबिक अल जहर समूह के वैचारिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो गाजा में इजराइल और इस्लामवादी शासन के खिलाफ आतंकवादी प्रतिरोध दोनों पर केंद्रित है। अल जहर ने 2006 के फलस्तीनी विधायी चुनाव के बाद समूह की सत्ता में वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। कई इजरायली हत्या के प्रयासों से बचने के बावजूद 1992 में और फिर 2003 में अल जहर आज भी हमास की राजनीतिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोहम्मद सिनवर। अब आप सोचेंगे कि सिनवार और ये सिनवर, जी हाँ, सिनवर का भाई था। एक अन्य संभावित उत्तराधिकारी याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवर है। अपने भाई की तरह मोहम्मद हमास की सैन्य विंग के भीतर एक लंबे समय से नेता है। खबर कहती है मोहम्मद भी याह्या की तरह ही कट्टर है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है कि उनका नेतृत्व शांति वार्ता को और भी चुनौतीपूर्ण बना देगा। मोहम्मद सिनवर समूह के सैन्य अभियानों में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, जो इजराइल द्वारा कई हत्याओं के प्रयासों से अभी तक बचता रहा है। एक और नाम है मौसा अबू मारजुक। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक वरिष्ठ सदस्य मौसा अबू मारजुक एक अन्य संभावित दावेदार है। उसने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में फलस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड से अलग होने के बाद हमास को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। अबू मारजुक कभी हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और लंबे समय से अपने संगठनात्मक और वित्तीय संचालन में शामिल रहे, जिसमें उग्रवादी गतिविधियों के लिए भी समर्थन उसका रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी के लिए 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल जाने के बावजूद अबू मारजुक को जॉर्डन में भेज दिया गया था और वो अभी भी समूह के राजनीतिक तंत्र के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति है। हालांकि अबू मारजुक ने अपना ज्यादा समय निर्वासन में बिताया है, लेकिन उसका अनुभव और हमास की मुख्य विचारधारा के साथ संबंध उसे राजनीतिक नेतृत्व को संभालने के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। मोहम्मद देफ। हमास के सैन्य विंग के कमांडर मोहम्मद देफ इज़े अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड्स अक्सर इजराइल के हवाई हमले के बाद या तो मृत होने या गंभीर रूप से घायल होने की अफवाह है। हालांकि हाल ही में अगस्त 2024 के रूप में रिपोर्टों से पता चलता है कि वो अभी भी जीवित हो सकता है। 7 अक्टूबर के हमले सहित हमास के कई सबसे परिष्कृत संचालन में मास्टरमाइंडिंग का श्रेय दिया जाता है, जिसको हार्ड लाइन आंकड़े के रूप में देखा जाता है। खलील अल हय्या हमास के राजनीतिक ब्यूरो के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति है, जो वर्तमान में कतर में है और पिछले संघर्षों में संघर्ष विराम वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अल हय्या के नेतृत्व को समूह के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, खासकर अगर हमास गाजा में वर्तमान युद्ध के अंत में बातचीत करना चाहता है तो। इजराइल के साथ 2014 के संघर्ष विराम वार्ता में उसकी भागीदारी ने उच्च स्तरीय वार्ताओं में संलग्न होने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया और उसका नेतृत्व हमास के लिए ज्यादा राजनयिक मार्ग प्रदान कर सकता है। 2007 में अल हय्या एक इजरायली हवाई हमले से बच गया था, लेकिन इस हमले में उसके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई, विशेष रूप से दोहा में। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के लिए उनके कनेक्शन के साथ संयुक्त रूप से उसका राजनीतिक कौशल इजराइल और हमास दोनों संघर्ष विराम वार्ता में काम कर सकता है। एक नाम है खालिद माशल।
खालिद माशल, जिसे 2006 से 2017 तक एक दशक से ज्यादा समय तक हमास का नेतृत्व किया है, समूह के भीतर एक सम्मानित व्यक्ति हैं। हालांकि वो कुछ प्रमुख गुटों के पक्ष से बाहर है। अपने नेतृत्व के दौरान मार्शल ने हमास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक मील के पत्थर की देखरेख की है। हालांकि सीरियाई गृह युद्ध के दौरान सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए उनका सार्वजनिक विरोध ईरान हमास के प्रमुख बैकर के साथ संबंधों में रहा। अब कतर में स्थित मार्शल का प्रभाव हो सकता है। एक और नाम है मोहम्मद इस्माइल दरविश। सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए मोहम्मद इस्माइल दरविश भी एक संभावित नाम है, क्योंकि वो आंदोलन की शूरा परिषद के प्रमुख हैं। पर्यवेक्षकों के मुताबिक हमास के भीतर ईरान के साथ उसके मजबूत संबंध हैं और वो तेहरान में इस्माइल हानिये की हत्या के बाद सफल होने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। जहीर जबरीन। वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख जहीर जबरीन के भी आने वाले समय में सिनवार के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने की संभावना है, क्योंकि सालेह अल अरौरी को 2021 में वेस्ट बैंक में आंदोलन का उप प्रमुख चुना गया। अल अरौरी की हत्या के बाद बेरूत में जहीर जबरीन वेस्ट बैंक में आंदोलन के कार्यवाहक प्रमुख रहा। तो कैसे मारा गया सिनवार? बुधवार की सुबह 10 बजे इजरायली सेना की 410वीं बटालियन के एक सैनिक ने राफा में ताल अल सुल्तान में एक घर में एक व्यक्ति को प्रवेश करते और बाहर निकलते देखा, जो कि हथियारबंद था। पैदल सेना बल ने उस आधार पर लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। उसी दिन दोपहर 3 बजे 3 संदिग्ध व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में आते जाते दिखे। माना गया है ये सिनवार के साथी थे, जिसने उसके लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। फिर फोर्स ने उन्हें घायल करने के उद्देश्य से उस पर गोलियां चलाई। अब जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है, यानी हमास के अगले चीफ को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त खालिद मशाल। 68 साल के खालिद मशाल निर्वासन से ही काम करते रहा है। 2004 से 2012 तक उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क से समूह का संचालन किया। अब वो कतर और मिस्र की राजधानी दोहा और काहिरा दोनों में रहता है। मशाल 2012 में पहली बार हमास नियंत्रित गाजा गया और उसने हमास के 25वें वर्षगांठ पर आयोजित एक रैली को संबोधित किया था। हमास के राजनीतिक कार्यालय के नेता बना मशाल को जॉर्डन में इजरायली एजेंटों ने धीमी गति से काम करने वाला जहर दिया है, जिससे वो कोमा में चला गया। बाद में उसे किसी तरीके से बचाया गया। मशाल ने अपना करियर एक अरब देश से दूसरे अरब देश में घूमते हुए बिताया, जिसमें कुवैत, जॉर्डन, कतर और सीरिया है। जब उसने हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख के रूप में पद छोड़ा तो 2017 में उसकी जगह हानिया को हमास की कमान सौंपी गई। मशाल की गिनती अभी भी हमास के टॉप लीडर्स में होती है। हमास की सेना का कमांडर मोहम्मद डेफ की अगर बात करें तो मोहम्मद डेफ को 7 अक्टूबर के हमलों का योजनाकार कहा जाता है, जो युवावस्था में ही हमास में शामिल था। 2002 में वो हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड का नेता बन गया। इसके संस्थापक की जगह ली, जिसकी इजरायली हमले में मौत हो गई थी। डेफ ने तब से इजराइल पर कई हमलों की योजना बनाई, जिसमें 1996 में सिलसिलेवार हुए आत्मघाती बम धमाके भी शामिल हैं। जुलाई में इजरायली सेना ने डेफ को मारने के प्रयास में गाजा की घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्र में भारी बमबारी की थी। हमले में गाजा के कई लोग मारे गए। बाद में इजराइल की सेना ने कहा कि उसने हमले में डेफ को मार दिया था। हमास ने न तो उनकी मौत की पुष्टि की, न ही इनकार किया। इजरायली खुफिया जानकारी के मुताबिक वो दशकों से इजरायली मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में सबसे ऊपर है। इससे पहले उस पर 8 बार जानलेवा हमले हुए थे। 2014 में इजरायली हवाई हमले में उसकी एक पत्नी और उसके नवजात बेटे की मौत हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।